हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। सलीम बुखारी साहब इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। सलीम बुखारी साहब बात कीजिए, फिर मैं आगे चलूं। जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था मंसूर के हम सियासी जमातें क्या कहती हैं, मेरे ख्याल से उसको जरा हम एक तरफ रख दें। अगर दोनों तरीके इंसाफ क्या कहती है, पीडीएम क्या कहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कहते हैं, उनकी बात को तो मेरे ख्याल से फेंका नहीं जा सकता। आप मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस के सुओ मोटो एक्शन के बारे में क्या उसी के 9 रुकनी बेंच में से 2 लोगों ने नहीं कहा था कि ये ठीक नहीं है, ये आर्टिकल के फलां कॉन्स्टिट्यूशन के फलां आर्टिकल के तहत आपका नहीं बनता कि आप इसको लें? क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नहीं कहा था कि मामले को जो है वो इसकी टोटलिटी में देखा जाए, इसको पीस मील में मत देखिए? आप मुझे ये बताइए कि ये कहाँ से तय हुआ है कि चाहे वो मुकदमा पीटीआई के खिलाफ हो या पीडीएम के खिलाफ हो, उन्हें सिर्फ 5 ही मेंबरों का एक बेंच सुनेगा, बाकी के 11 जज वहां पर क्लर्क बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे होता है कि एक ही जज लाहौर में बैठ के इनको रिलीफ देने के लिए तैयार रहे, बाकी कोई और जज है ही नहीं है? तो ये सब लेकिन बुखारी साहब, मैंने कहा था कि हम इस चीज को रिविजिट क्यों कर रहे हैं सर? हम इस चीज को रिविजिट क्यों कर रहे हैं? मैं एग्री करता हूं। एक फैसला आया, उस फैसले से लोगों के इख्तिलाफ हो सकते हैं। आपका हो सकता है, आमिर ज़िया साहब का हो सकता है, अज़मा साहबा का हो सकता है, ये राइट है सबका, फैसले से इख्तिलाफ किया जा सकता है। लेकिन हम इस वक्त इस चीज को रिविजिट क्यों कर रहे हैं? बात तो ये है, वी हैड गॉन पास्ट दैट स्टेज। 30 अप्रैल की डेट अनाउंस हो गई, पूरा प्रोसेस हो गया, नॉमिनेशन पेपर्स लिए जाना शुरू हो गए, जमा कराना शुरू हो गए, मुस्लिम लीग नून ने अपनी रिजर्व सीट्स अनाउंस कर दी, ये पूरा प्रोसेस एक्सेप्ट कर लिया गया, इन्होंने बैठ के अपने इलेक्टोरल बोर्ड्स अनाउंस कर दिए। इसका मतलब है कि ये इस प्रोसेस में आ चुके थे कि हाँ जी ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं 30 अप्रैल को। अब जब ये इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं, तो अब दोबारा से हम पीछे जा रहे हैं कि जनाब वो जो फैसला हुआ था ना, वो ठीक तरह फैसला नहीं हुआ था। मंसूर, जिस बात की बुनियाद गलत चीज के ऊपर रखी गई हो, वो कभी अपने किनारे तक नहीं पहुंचती है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अदालत के अपने अंदर इसी इशू के ऊपर, यही इलेक्शन का इशू था उनके सामने जब सुओ मोटो एक्शन लिया गया था, जब अदालत के अपने अंदर से आवाजें उठने लग जाएं, तो इसका मतलब यह है कि कोई दोनों में से एक साइड ठीक कह रही है। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, जी बोलिए। जी, साइफर को इशू बना के आपने जब हवाला दिया कि असेंबली जो तोड़ी गई थी, तो मुझे बताइए कि वो साइफर के इशू के ऊपर क्या खान साहब की पोजीशन आज भी वही है? आप मुझे ये बताइए कि जब आपने इस्तीफे दिए वहां से, फिर उसके बाद तहरीक चलाई जानी चाहिए थी उनकी वापसी के लिए। ये कौन सी सियासत हो रही है? हम कहाँ खड़े हैं? कुछ भी ठीक नहीं है मंसूर, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, इन सब को बैठ के आपस में तय करना पड़ेगा, वरना कोई कुव्वत नहीं कर सकती। जी अच्छा, अज़मा साहिबा एक बुनियादी सवाल जो आ रहा है, अब तो मुझे ये डाउट होना शुरू हो गया, और मुझे मेरी मदद फरमाइएगा कि मुझे तो अब ये भी नहीं लगता कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। देखिए, वो तो जाहिर है पल का किसी को पता नहीं, वो तो कोई भी नहीं किसी को कर सकता, लेकिन यकीनन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और 8 अक्टूबर को मैं समझा आप मुझे सपोर्ट करेंगी, आप मुझे कहेंगी मंसूर अपने दिमाग से ऐसे शक व शुबात निकाल दो, ये जमहूरी मुल्क है, 8 अक्टूबर अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो होंगे 8 अक्टूबर को इलेक्शन, नवाज शरीफ साहब वापस भी आएंगे और तुम देखना कि शेर की कामयाबी होगी। आपने तो मुझे कुछ और ही सुना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं, मैंने यही सुनाया है, आपने जरा अपने अंदाज में सुनाया, मैंने अपने अंदाज में सुनाया, और मैंने ये कहा है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह यकीनन अनाउंस किया है तो इलेक्शन होगा, मियां साहब भी वापस आएंगे और शेर ही जीतेगा। चले, अब मैंने आपके लफ्जों में वो कर दिया। अब जरा मुझे एक बहुत सीरियस बात करनी है, जो बार बार जिसके ऊपर आप मुझसे भी सवाल कर रहे हैं, बुखारी साहब से भी आपने सवाल किया कि जी हम नहीं बिल्कुल मजाक, मैंने ले लिया आपके मजाक की, मुझे समझ में आ गया। जहां तक आमिर ज़िया साहब की 1-2 बातें हैं, मैं बिल्कुल उनको एंडोर्स करती हूँ कि अवाम सब जानते हैं और अवाम को सब समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल यार यकीनन अवाम को ये समझ में आ रहा है कि बेंच फिक्सिंग जो है वो क्यों हो रही है, और बेंच फिक्सिंग के ऊपर सिर्फ अवाम बात नहीं कर रही। बेंच फिक्सिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो लिख के रजिस्ट्रार को जो है वो लेटर भेज रहे हैं ओपनली। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो मीटिंग्स हो और किस तरह से वो कंडक्ट की जाती हैं, उस पर किस तरह से मिनट्स चेंज किए जाते हैं, इसके ऊपर काजी फाजिसा जो आने वाली चीजें से है पाकिस्तान के, वो उसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार करें। जहां मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो हकायक के और उसके खिलाफ हो, मैंने सीधे मैं वो बात कर रही हूँ जो सच है। अगर मैं गलत बयान करूँ, अगर मैं गलत बयानी करूँ, आपने जुडिशरी के बारे में बात नहीं करनी, उन्होंने मुझे अच्छा बात तो ठोक देना है, अच्छा तुम मुझ पर डाल देना, तुम
मुझ पे डाल देना। वो नहीं, आपको अच्छा, थोड़ी मुझ पे डाल बुलाएंगे। देना। तुम्हें वो डर आपको लग रहा है थोड़ी तो मुझ पे बुलाते हो, डाल मुझे देना। बुलाएंगे, अच्छा उन्होंने चलो, मुझे बुला लेना। अच्छा बात तो करने दो। मेरी बात भाई, मेरी बात सुन ले। मैंने वो कहा जो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है, बहुत पुरानी तारीख पे तो मैं जा ही नहीं थी, मैं भुट्टो साहब की तारीख पर नहीं जाती, मैं किस तरह असम्बलियां जो है उनको LFO के तरीके जो है वो एंडोर्समेंट दी जाती थी, किस तरह आर्मी चीफ्स को जो वो मांगते नहीं थे वो भी दे दिया जाता था, रेफरेंडम सब जायज, मैं उस पर बात ही नहीं करती। मैं इस स्पेसिफिक केस की बात करती हूँ जो आप कह रहे हैं कि हम बार बार पीछे जा रहे हैं। हम इसलिए पीछे जा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। पंजाब असेंबली का इलेक्शन क्यों होना चाहिए? क्योंकि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई थी। पंजाब असेंबली क्यों तोड़ दी गई थी? क्योंकि एक ही चीज की दो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन दी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने। हमजा साहब के केस में कहा कि ये वोट गिने भी नहीं जाएंगे, सजा भी इनको मिलेगी। परवेज इलाही के हक में फैसला देते हुए कहा कि बिल्कुल जो है वो इन वोटों को गिना भी जाएगा और जो पार्टी सदर है उसके खत की अहमियत भी नहीं होगी। तो भाई इसलिए ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड हैं। ये इंटरलिंक्ड है तभी तो पंजाब के अंदर पंजाब का 12 करोड़ का सूबा जो है वो बगैर नुमाइंदगी के कितने महीनों से मौजूद है। और उसके अंदर, और जो आपने कहा कि परवेज इलाही ने साइन कर दिए थे, परवेज इलाही की एक ऑडियो सुनी थी ना जिसमें वो फवाद चौधरी को मां बहन की गालियां निकाल रहे थे, वो तो उसके बाद भी रिग्रेट कर रहे थे असेंबली तोड़ने के बाद कि काश फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता, मेरी असेंबली ना टूटती। जी फवाद चौधरी, उसके बाद फवाद चौधरी ने उन्हीं परवेज इलाही को साथ खड़ा करके परवेज इलाही को साथ खड़ा करके अनाउंस किया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर ये हैं। आहो नहीं वो सदर अनाउंस नहीं कर रहे थे, परवेज इलाही से बार बार कोनियां मार रहे थे, वो बताना ना और कहना ना जरा मैं सदर बन मैं आमिर जाह साहब, परवेज इलाही मुझे आमिर जाह साहब से इस मामले के अंदर एक सिर्फ जुमला, जी बोलिए, एक जुमला ऐड कर लेने दीजिए कि जब एक ही केस के अंदर एक ही फैक्ट्स के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट एक मखसूस बेंच के साथ बैठकर दो मुख्तलिफ फैसले देगी, एक फैसला जो है, और ये जो बार बार आपने कहा ना, ये इत्तफाक है, उसने इत्तफाक है कि 71 केस जाए जो है वो बेंच, एक ही बेंच के सामने जिसमें से मेजॉरिटी जो है वही जज बैठे और उसके अंदर जो है वो PTI को जो है सिर्फ इंसाफ मिले। और जो कासिम सूरी वाला केस है, हमारे हक में फैसला नहीं दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में फैसला दिया था। उस वक्त असेंबली बहाल कर दी थी, हमारी असेंबली तोड़ दी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। 12 करोड़ की असेंबली तोड़ दी गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी ने सोचा भी नहीं कि ये असेंबली क्यों तोड़ी गई है, इसको भी रीइंस्टेट होना चाहिए। अच्छा, मैं पैमरा वालों, ये जो कुछ भी अज़मा बुखारी साहिबा ने अभी कहा है ना, ताड़ी मेहरबानी नोटिस इनको भेजना है, आपने मुझे नहीं भेजना है। जो कुछ है ना ये इनका कसूर है, मेरे पे ना आइए, मैं पहले हाँ ठीक है, मैं क्लियर मुझे भेज, हाँ मैंने कुछ गलत कहा तो मैं बिल्कुल जवाब दूं। रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। मैं भागती नहीं हूं अपनी बातों से, जो कहती हूं आई मीन इट। और अगर मैंने कुछ गलत कहा है, अगर हकायक के खिलाफ कहा है तो मैं जवाब दूं, और अगर सच कहा है तो फिर मेरे सवालों के जवाब मिलने चाहिए मुझे। आमिर जाह साहब, एक हमने सुना था पिछले 5 साल में एक लफ्ज होता था बाजवा डॉक्ट्राइन। अब जो मुस्लिम लीग नून की ये जो सारी मैंने गुफ्तगू सुनी है ना, इसको मैं एक नया नाम देने लगा हूं, इसको कहेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड डॉक्ट्राइन। ये लेवल प्लेइंग फील्ड डॉक्ट्राइन जब तक नहीं इंप्लीमेंट होगा जनाब, ये खिचड़ी इसी तरह ही चलती रहेगी। आप मानेंगे इस बात को इसी तरह ही है? I fully endorse it. मैं एक्चुअली जो लेवल प्लेइंग फील्ड का है ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तकाबुल हम गलत चीजों को तो नहीं कर रहे। बात ये कि आज इस हुकूमत के बकौल जो है इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत बड़ा तकरीबकार है, यकीनन इस बात पे लोगों को पाबंदी लगा दी जाए, पाबंदी लगा दें, जिस हाँ जी पाबंदी लगा दी जाए। जिस मुल्क ने वाकई दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ी हो, इसे पता है कि दहशतगर्दी क्या होती है, उसमें अगर इनको इमरान खान दहशतगर्द और तकरीबकार नजर आ रहा है तो आप इस पर क्या बात करेंगे? फिर इनकी क्या आप कहेंगे, इनका जो है कितनी सियासी बालगुल नजरी है, कितना इनमें डेप्थ है हुकूमत के लोगों में, जाहिर है, लेकिन इंतकामी सियासतें हो रही है। उससे ज्यादा मजा का खेल बात है कि आप कहने की जी इमरान खान बहुत बड़ा करप्ट बदनवान शख्स है, और फिर लोग सवाल करते हैं तो ईमानदार जो शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, उनके फर्जंद हैं, उनके मतलब है और चाहने वाले हैं, तो लोग मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की परसेप्शन जरा देखें तो कहते क्या है। मतलब अगर आप तकाबुल करें, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है ना कि इमरान खान बमुकाबला शरीफ खानदान, तो मेरे ख्याल में आप अगर अभी माइक लेके निकल जाएं, कराची में निकल आए, ठीक है, आप लाहौर की गलियों में घूमे, पिंडी खुद कह देंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो बात ये है कि इस पे ये इस तरह के इल्जाम आते हैं, बड़े भोंडे, इस पे हंसी आने वाले इल्जाम आते हैं कि एक तरफ तोशा खाने की घड़ी का मामला है और एक तरफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, अरबों रुपए की, वो उन्हीं घरों में रहने के जिन पे इल्जाम आते जिसका डिनायल किया करते थे। तो बात की कि यहाँ पर तो इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ उन केसेस को क्वाश किया गया, वो जिस तरह के आपने मतलब है कि एक तरफा जो है नैब के कवानीन में तब्दीली की गई, जिसका टोटल बेनिफिशरी जो है शरीफ खानदान और उनके करीबी लोग हैं और कुछ मतलब पीपल्स पार्टी के लोग हैं इस मुल्क। अच्छा आमिर साहब, मैं ना